सुबह के समय आर्यन अपनी अलमारी में शर्ट देख रहा था। तभी उसकी नजर वाइट कॉलर की शर्ट पर पड़ी और वो मुस्कुराया। हाँ, आज तो यही पहनकर चलते हैं। जैसे ही आर्यन ने शर्ट को बाहर निकाला, उसने उसमें लगे तेल के दाग को देखा और क्रोधित हो गया। देखिए माँ, कितनी बार कहा है कि भैया मेरे कपड़े मत पहना करो, लेकिन भैया की समझ में नहीं आती है। ये सुनकर आर्यन की माँ आरती मुस्कुराती हुई बोली, अरे बेटा, तो क्या हुआ, वो तेरा बड़ा भाई है। वाह, बड़ा भाई है तो क्या करे? कितनी बार कहा है कि मैं एक से एक बेहतरीन ब्रांडेड कंपनी का तेल खरीद कर लाता हूँ, लेकिन नहीं, भैया तो हमेशा अपने बालों में कड़वा तेल ही लगाकर जाना चाहते हैं। कितनी बार कहा है कि सरकारी नौकरी छोड़कर मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाओ, नहीं, ये भी नहीं करना। भैया को तो अध्यापक बनने का शौक चढ़ा है ना। तुम अच्छी तरह जानते हो आर्यन, जब रमेश छोटा था और तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तब हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उसने अपना पूरा बचपन ननिहाल में गांव में बिताया। इसी वजह से उसकी आदतें गांव जैसी हैं, जो अब कभी नहीं जाएंगी। ए माँ, ए बस बहुत हो गया। अगर भैया को गांव की आदतें हैं तो उन्हें किसी अलग घर में शिफ्ट कर दीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भैया शादी भी किसी गांव की गवार औरत से ही करेंगे। ब्लडी फूल, जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तभी आर्यन की दोनों बहनें कुसुम और तान्या वहां आ गईं। माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े भैया तो कभी कभी गांव के गंवार लगते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। आर्यन उसके बाद ऑफिस चला गया। शाम के समय रमेश स्कूल से वापस आया। आरती ने उसे अपने कमरे में बुलाया। बेटा, तुम्हारी परवरिश गांव में हुई है, इसलिए तुम्हारी आदतें गांव जैसी हैं। तुम्हारे छोटे भाई और दोनों बहनों को ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो सब आधुनिक ख्यालों के हैं। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो और हमारे घर के सामने वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। हाँ, मैं जानता हूँ माँ, मेरी बहुत सी आदतें आर्यन को गवारों जैसी लगती हैं, लेकिन मैंने आपका कहना कभी नहीं टाला। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा। पर हाँ, मैं शादी तो किसी गांव की लड़की से ही करूंगा, जो कि संस्कारी हो। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। कुछ दिन बाद रमेश की शादी पूजा नाम की गांव की लड़की से हो गई। शादी के अगले दिन पूजा सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करने गई। फिर उसने पूरी फैमिली के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा। टेबल पर आर्यन, तान्या, कुसुम और आरती बैठे थे। ओ माय गॉड, इतना ऑयली खाना! मैं तो ये नहीं खा सकती। मेरा फिगर खराब हो जाएगा। फिगर रिफाइंड तेल से खराब होता है। ये नाश्ता मैंने शुद्ध देसी घी से बनाया है, जो मैं अपने गांव से लाई हूँ। शुद्ध गाय का घी कभी नुकसान नहीं करता, चाहे कितना भी खा लो, कभी वजन नहीं बढ़ता। ये सुनकर आर्यन जोर जोर से हंसने लगा और अपनी माँ की ओर देखकर आहिस्ता से बोला। मुझे ना इस गांव की लड़की से यही उम्मीद थी। ये सुनकर आरती क्रोधित हो गई। तमीज से बात करो आर्यन, वो जैसी भी है तुम्हारे बड़े भाई रमेश की पत्नी है। और वैसे भी मैं आज ही रमेश से कहने वाली हूँ कि वो सामने वाले घर में शिफ्ट हो जाए। नहीं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम और तुम्हारी दोनों बहनें मेरी बहू का जीना हराम कर दोगी। इतना कहकर आरती मुस्कुराई और पूजा से बोली, तुमने बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। कुछ देर बाद पूजा ने दोपहर का खाना बनाया, फिर पूरे घर की सफाई की और रात का डिनर भी तैयार करने लगी। पूजा को इतनी मेहनत करते देखकर उसकी दोनों ननदें उसका मजाक उड़ाने लगी और उनके साथ छोटा भाई आर्यन भी शामिल हो गया। देखा देखा तुमने तान्या, शादी के दूसरे दिन ही ये घर का काम करने लगी। यही होती है गंवारों की पहचान। भैया, आपको तो रमेश भैया को सामने वाले घर में शिफ्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? हमें तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। मैं तो देख ही रहा हूँ। और भाभी अपने बालों में कौन सा तेल लगाती हैं? चमेली का या कड़वा तेल? और उस तेल की स्मेल से ही मुझे वाह
उल्टी आने लगती है। ये सुनकर तीनों जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रमेश ये सब बातें सुन रहा है। रमेश रात को अपनी पत्नी पूजा के पास गया और घर की सारी स्थिति बताई। कल से हम लोग सामने वाले घर में रहेंगे। वो घर भी पिताजी ने शायद इसी वजह से खरीदा था। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, माँ हमारे साथ रहेंगी। मेरी माँ कहती थी कि घर में बुजुर्गों का साया होना बहुत जरूरी है। बात करके देखता हूँ। अगले दिन रमेश और पूजा अपना सामान पैक करने लगे और सामने वाले घर जाने की तैयारी करने लगे। आर्यन, तान्या और कुसुम ये सब देख रहे थे। रमेश धीरे धीरे कदमों से आया और अपनी माँ आरती से बोला, माँ, पूजा चाहती है कि आप हमारे साथ रहें। उसका कहना है कि घर में बुजुर्गों का साया होना बहुत जरूरी है। मेरी बहू के संस्कार कितने अच्छे हैं, वरना आजकल के जमाने में तो बहुत सी बहुएं सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ठीक है बेटा, मैं तेरे ही साथ रहूंगी। ये बात आर्यन ने सुन ली। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? आप मेरे साथ रहेंगी, ना कि भैया और भाभी के साथ। आरती कुछ कहने ही वाली थी कि कुसुम और तान्या भी हंसते हुए बोल पड़ी। चिंता क्यों करते हो भैया, यहाँ पर हम हैं ना। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही किया। वैसे भी हम उनके साथ तो जाने वाले नहीं हैं। बेटा, अब तेरी भी जल्द से जल्द शादी कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं महीने में 15 दिन तेरे बड़े भाई रमेश के घर पर और 15 दिन तेरे घर पर रहूंगी। ये सुनकर आर्यन क्रोधित हो गया। ओहो, अगर ऐसी बात है माँ, तो मेरी शादी 2 दिन बाद ही होगी। 2 दिन बाद? लेकिन बेटा, मैंने तो तेरे लिए कोई लड़की नहीं देखी। ओ माँ, मैं भैया की तरह सीधा साधा नहीं हूँ। मैंने अपने लिए लड़की खुद ही देख रखी है और उसका नाम है नताशा। वही नताशा जो बहुत मॉडर्न ख्यालों वाली है और तेरे ऑफिस में बिजनेस पार्टनर भी। देख बेटा, बिजनेस पार्टनर के रूप में वो सही, लेकिन बहू के रूप में हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हमारा घराना अलग है। माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। आप चाहती क्या है कि मैं भी भैया की तरह किसी गंवार गांव की लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? नो वे मॉम, ऐसा कभी नहीं होने वाला। रमेश कुछ नहीं बोला और मुस्कुराकर अपनी माँ से कहा, माँ, आर्यन की शादी के बाद सबसे पहले आप 15 दिन हमारे घर में रहेंगी। आरती चुप रही। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी पूजा को लेकर सामने वाले घर में शिफ्ट हो गया। दो दिन बाद नताशा और आर्यन का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। शादी के अगले दिन नताशा सोकर उठी और 1 कप कॉफी अपनी सास आरती को दे दी, 2 कप कॉफी कुसुम और तान्या को दे दी और 1 कप आर्यन को पकड़ाया। क्या तुमने नाश्ते में सिर्फ कॉफी बनाई है? हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉफी बनानी आती है और मैं नाश्ते में कॉफी ही पीती हूँ। बाकी तुम सबको जो अच्छा लगे तुम बना सकते हो। इतना बोलकर नताशा वहाँ से चली गई। आरती अपने बेटे आर्यन की शक्ल देखने लगी। कुसुम और तान्या भी कॉफी पीते हुए मुस्कुराई। पहला दिन है माँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आरती कुछ नहीं बोली। तुम्हारी शादी हो गई है, अब मैं 15 दिन के लिए अपने बड़े बेटे रमेश के घर जा रही हूँ। इतना कहकर आरती खड़ी हुई ही थी कि तभी नताशा एक बहुत ही आधुनिक गाउन पहनकर बाहर आई। नताशा, ये तुमने क्या पहन लिया? कंफर्टेबल कपड़े हैं और शादी से पहले तुम ही तो कहते थे कि लड़कियों को वही कपड़े पहनने चाहिए जो कंफर्टेबल हो। मैं टाइट साड़ी पहनकर नहीं रह सकती। लेकिन नताशा, घर में माँ है और मेरी 2 बहनें भी हैं। हमारी नई नई शादी हुई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। ओह कम ऑन, बकवास मत करो। आर्यन, क्या तुम्हारी सोच भी तुम्हारी गंवार भाभी और भैया जैसी हो गई है? डोंट बी सो बोरिंग, चिल करो यार। इतना कहकर नताशा वहाँ से चली गई। आरती अपने बेटे रमेश के घर आ गई। माँ जी, मैं बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी। आपके आने से
मेरे घर में रौनक हो गई है। बेटा, तेरे संस्कार ही अलग है। पूजा अपनी सास की बहुत सेवा करने लगी। दोपहर में पूजा फिर आकर आरती से बोली, माँ जी, खाना खा लीजिए। खाना खाकर आरती कमरे में चली गई। कुछ देर बाद पूजा आकर बोली, माँ जी, आपके पैर दबा दूं? अगले दिन पूजा आरती से बोली, माँ जी, आपके बालों में तेल लगा दूं? पूजा हर रोज उसकी पसंद का खाना बनाती, उनकी छोटी छोटी सेवाएं करती। उसके प्यार और सेवा से 15 दिन कब बीत गए ये पता ही नहीं चला। 15 दिन खत्म होने के बाद आरती अपने छोटे बेटे आर्यन के घर पर आई। उसने देखा कि उसकी दोनों बेटियां कुसुम और तान्या का चेहरा उतरा हुआ था। क्या बात है, तुम दोनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं? मैं इतने दिन रमेश के घर पर रही। रमेश की बहू, तुम्हारी भाभी तुम्हें कितना याद करती है। हमेशा यही कहती है कि तुम दोनों उससे मिलने नहीं आती, और अब तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें खाने को ही नहीं मिला हो। कुसुम और तान्या चुप रहीं। उसी समय नताशा आई। वो एक मॉडर्न ख्याल वाली लड़की थी जिसमें संस्कारों की कमी थी। अच्छा हुआ माँ आप वापस आ गई। अभी तक किचन की जिम्मेदारी सिर्फ तान्या और कुसुम संभाल रही थी, लेकिन अब आप भी आ गई हैं। चलिए सब मिलकर काम करते हैं। देखिए, कुसुम और तान्या का वेट कितना कम कर दिया है, मोटी होती जा रही थी। इतना बोलकर नताशा कुसुम और तान्या से बोली, जाओ किचन में बर्तन गंदे पड़े हैं, उन्हें साफ करो, और माँ जी आप घर की झाड़ू लगा लीजिए। नताशा ने अपनी दोनों नंदों को भी काम पर लगा दिया। काम करते हुए अचानक एक कप तान्या के हाथ से गिरकर टूट पड़ा। नताशा गुस्से से बोली, तुम बिल्कुल जाहिल गवार हो। तभी वहाँ आर्यन आ पहुँचा। नताशा, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए भाई। मैं किसी से नहीं दबती। मैं आधुनिक और खुले विचार वाली लड़की हूँ। आर्यन का गुस्सा अब फूट पड़ा। ओहो, बस बस बस, दैट्स इट, बहुत हो गया। अरे जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तब से मुझे ना ढंग का खाना मिला है, ना नाश्ता, ना प्रेस किए हुए कपड़े। तुम कोई काम काज करती भी हो कि नहीं करती हो? शादी का मतलब ये नहीं होता कि पत्नी तुम्हारी नौकरानी बन जाए। मैं नए जमाने की नए ख्याल वाली लड़की हूँ। नताशा और आर्यन के बीच झगड़ा और तेज हो गया। अब ना मुझे अपनी अपनी सोच पर तरस आ रहा है। मैं अब तक भाभी को गवार कहता रहा, अपने बड़े भाई को गवार समझता रहा। मैं अपने आप को इतना आधुनिक समझता रहा कि अपने सगे भाई को ही अपना पड़ोसी बना दिया। हमेशा अपनी भाभी को दूर से गवारों की नजर से देखता रहा, लेकिन तुम्हारी जैसी आधुनिक पत्नी से कहीं ज्यादा पड़ोस की गवार पत्नी अच्छी है। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। नताशा गुस्से में घर छोड़कर चली गई। तुम हमेशा अपने बड़े भाई और भाभी का मजाक उड़ाते रहे। तुम्हें पता है उन्होंने मेरी किस तरह से सेवा की थी? आरती की ये बात सुनकर आर्यन, कुसुम और तान्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। आर्यन अपनी दोनों बहनों के साथ रमेश के घर आया। भैया, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ कर देना। आर्यन, कुसुम और तान्या ने माफी मांगी और रमेश और पूजा को घर वापस ले आए। भाभी, मुझे ना शादी अब आप जैसी लड़की से ही करनी है। क्या आपकी कोई छोटी बहन भी है क्या? पूजा ये सुनकर हंसने लगी और यहीं से कहानी की एक नई शुरुआत हुई।